हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर पर। तो बच्चों 12th क्लास केमिस्ट्री का जो पहला लेसन है विलियन वो चल रहा है। इसका आज चौथा एपिसोड है और इसके अंदर हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मोलरता या मोलैरिटी। ये टॉपिक अगर डेफिनेशन देखो, थोड़े बहुत क्वेश्चंस अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखें तो आसान लगता है, लेकिन न्यूमेरिकल करें तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अपने इस वीडियो देखने के बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि इस पर जितने फॉर्मूले बनेंगे हर फॉर्मूले पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल करवाने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखोगे, मोलरता आपके जेब में चली जाएगी। चलिए अपने स्टार्ट करते हैं मोलैरिटी। लेकिन इससे पहले बच्चों 3 एपिसोड अपलोड हो चुके हैं, वो आप जाकर के देखें ताकि आपका पूरा सिलेबस मेरे साथ साथ पूरा हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। चलिए ठीक है, मोलरता अपने शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपने मोलरता को समझते हैं कि क्या है। एक मैं पात्र बनाने जा रहा हूं बच्चों, ये पात्र हमेशा बना करेगा जो आज फिर बना है। इस पात्र के अंदर भरा क्या जा रहा है, यह बात महत्वपूर्ण होती है कि इस पात्र के अंदर आप क्या भर रहे हो। तो दोस्तों मैंने जो इसके अंदर भरा है वो भरा है विलयन। क्या भरा है? विलयन भरा है। और कितना भरा है? 1 लीटर विलयन मैंने इसके अंदर भरा है। ठीक है, फिर देखो अगर आपने विलयन भरा है तो विलयन क्या होता है? विलय प्लस विलायक ना, मतलब विलयन है तो उसके अंदर विलय तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इसके अंदर विलय होगा ही होगा। ठीक है, तो बस जो ये विलय घुला हुआ है इसके कितने मोल घुले हुए हैं ये देखना है। मतलब मैं यहां पर लिखूंगा कि घुले हुए विलय के मोल, घुले हुए विलय के मोल। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोल जो होंगे वही जो है वही हमारे पास होगी मोलरता। क्या होगी बच्चों? मोलरता होगी। इंग्लिश में कहते हैं मोलैरिटी। ठीक है, और देखें तो अब इसके अंदर एक चीज थोड़ा सा और नोट करना है, क्योंकि यहां पर जो है एक वर्ड यूज हुआ है 1 लीटर। लीटर जो होता है वो आयतन होता है। ठीक है, और आयतन जो है वो ताप से प्रभावित होता है। इसकी बात अभी हम बाद में करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, लेकिन मैं यहां पर एक बात लिख देता हूं कि इसके अंदर हमें क्या रखना पड़ेगा बच्चों? ताप जो है वो निश्चित रखना पड़ेगा। ताप कैसा रखना पड़ेगा? निश्चित रखना, ताप नहीं बदलना चाहिए। तो हम इसको मोलरता कहेंगे। ये लीजिए, देखो अगर मैं यहां पर एक बात कहूं, मैं कहूं कि जी 5 मोल घुले हुए हैं 1 लीटर के अंदर, तो इसका मतलब है इसकी मोलरता हो गई है 5m। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि 10 मोल घुले हुए हैं 1 लीटर विलयन के अंदर, विलय के 10 मोल घुले हुए हैं विलयन के 1 लीटर के अंदर, तो इसकी मोलरता कितनी हो जाएगी? 10m। ठीक है, लेकिन ताप जो है वो निश्चित रहना ही चाहिए। तो इस प्रकार से जो है मोलरता की अब आपके पास परिभाषा बनने जा रही है। क्या है कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या जो है वो आपके पास मोलरता कहलाती है, मोलैरिटी कहलाती है। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर सॉल्यूशन कॉल्ड मोलैरिटी। क्लियर? चलिए, तो ये तो होगी मोलैरिटी की परिभाषा। यहां पर मैंने मेंशन भी कर रखी है कि भाई मोलैरिटी की परिभाषा देखें। यहां पर मैं मोलैरिटी की परिभाषा लिख देता हूं। क्या हो गया कि मैं कहूंगा 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, जो है वो निश्चित ताप पर, ताप जरूर निश्चित कर लेना, ध्यान रखना। अभी मैं बात करूंगा इसकी। निश्चित ताप पर मोलरता कहलाती है। ठीक है, तो ये आपके पास मोलरता की परिभाषा होगी। भाई 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। ठीक है, अब ये तो परिभाषा सबको याद होगी। एक बार आपने दोबारा इसको, ये वाला जो आइडिया है ये वाला चेक कर लें कि भैया 1 लीटर विलयन था, उसमें घुले हुए विलय के मोलों की संख्या थी, निश्चित ताप पर वही मोलरता थी। सबको डेफिनेशन
क्लियर है? ध्यान रखना है क्या? विलियन क्या है? विलियन कितना है? 1 लीटर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जब हम मोलैलिटी पढ़ेंगे, आगे मोललता आएगी, वो पढ़ेंगे, तब आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। नॉर्मलता पढ़ेंगे तब थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए इस चीज को याद रख लेना। चलिए अब यहां पर इसका हम क्या करते हैं? फॉर्मूला डेराइव करते हैं बच्चों। फॉर्मूला डेराइव करते हैं। कैसे फॉर्मूला बनेगा? गौर करना कि मैंने कहा कि अगर 1 लीटर विलियन में हमने फॉर्मूला बनाना है। 1 लीटर विलियन में बच्चों अगर 5 मोल विलय के घुले हुए हैं, तो हम कहते हैं भाई इसकी मोलरता होगी 5m। m जो है इसकी इकाई है, मोलरता की इकाई कैपिटल M होती है। ठीक है, चलिए अगर मैं कहूं कि जी 2 लीटर के अंदर, अगर मैं कहूं कि 2 लीटर विलियन में जो है 10 मोल विलय के घुले हुए हैं, तब मोलरता कितनी होगी? अरे ये तो 2 लीटर में 10 मोल घुले हुए हैं, जबकि मोलरता तो 1 लीटर में होती है। तो आप 1 लीटर में कैसे निकालोगे? आप कहोगे सर 10 में हम 2 का भाग देंगे तो 1 लीटर में विलयन के मोलों की संख्या आ जाएगी, विलय के मोलों की संख्या आ जाएगी और मोलरता हो जाएगी 5m। ठीक है, एक बार एक चीज और करते हैं हम। मान लो मैं कहूं कि भाई मेरे पास 4 लीटर विलयन है, और इसके अंदर जो है 20 मोल विलय के घुले हुए हैं, 20 मोल विलय के घुले हुए हैं। तो हमने क्या किया? हमने किया कि भाई यार ये तो 20 मोल 4 लीटर में घुले हुए हैं, मोलरता हम जानते हैं कि 1 लीटर में होती है। तो हम करते हैं कि अगर 20 4 लीटर में, तो 1 लीटर में कितना आया? 1 लीटर में आया जी, जो 20 मोल थे उसमें आयतन 4 लीटर का भाग दिया तो ये आ गया 5, और मोलरता होगी 5m। कुछ बात पकड़ में आ रही है? अरे बड़ी जबरदस्त बात पकड़ में आ गई। क्या ये बात पकड़ में आ गई कि यहां पर 5 मोल थे 1 लीटर में, तो 5/1 बराबर 5। फिर आपने क्या किया कि 10 मोल थे 2 लीटर में, 10/2 5। 20 मोल थे 4 लीटर में, 20/20 मोल बटा में आयतन, विलयन का आयतन 4 से भाग दिया, आपके पास आ गए मोलरता आ गई। तो इसका मतलब क्या करे जा रहे हो भैया कि जो विलय के मोल है उसमें विलयन के आयतन का भाग दिए जा रहे हो। क्या कर रहे हो? विलय के मोल में विलयन के आयतन का भाग दिए जा रहे हो। तो क्यों ना हम इसका फॉर्मूला बना लें। हम फॉर्मूला बना लेंगे कि मोलरता को हमने अभी बताया कि किससे प्रदर्शित किया जाता है भाई? इसको प्रदर्शित किया जाता है m से। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया? हमने अभी देखा कि जो घुले हुए विलय के मोल में अगर क्या कर दिया जाए? विलयन के आयतन का भाग दे दिया जाए। विलयन का आयतन किसमें हो? लीटर में होना चाहिए भाई, भाग दो तो मोलरता आ जाती है। क्लियर? अब आप एक चीज नोट करना ये चीज नोट कर लो कि मान लो यहां पर जो विलयन है, विलयन का आयतन मैंने ले लिया 20 लीटर। ठीक है, और इसके अंदर जो विलय घुला हुआ है उसको मैं मान लेता हूं, विलय को मान लेता हूं मैं B, और इसके जो मोल हैं मैं मान लूं NB की, विलय के NB मोल घुले हुए हैं, मुझे संख्या नहीं पता। तो अब मेरे को मोलरता का फॉर्मूला ये आ जाएगा कि मोलरता बराबर विलय के मोल मैंने क्या माने हैं? NB। विलयन का आयतन मैंने क्या माना है? V, जो कि किसमें है बच्चों? लीटर में। किसमें है? लीटर में है। तो मोलरता का ये फॉर्मूला भी बनता है। ठीक है, अब विलय के मोल बराबर क्या होते हैं? विलय के मोल बराबर होता है ग्रामों में मात्रा बटा में अणुभार। ग्रामों में मात्रा बटा में अणुभार। ठीक है, तो ग्रामों में मात्रा को हम WB से प्रदर्शित करते हैं और अणुभार को हम प्रदर्शित करते हैं MB से। ठीक है, तो विलय के मोल की जगह हम विलय की ग्रामों में मात्रा बटा में विलय का अणुभार लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास मोलरता का फॉर्मूला आ गया कि NB को मैं लिख सकता हूं WB। WB क्या है? विलय की ग्रामों में मात्रा है, और ये क्या आ जाएगा? बटा में क्या आएगा? MB। MB क्या है? विलय का अणुभार, और इनटू क्या आ जाएगा? विलयन का आयतन। ठीक है, अब ये आयतन देखो, अगर ये आयतन लीटर में दे रखा है तो यही वाला फॉर्मूला है। लेकिन अगर ये आयतन मिलीलीटर में दे रखा है तो WB MB गुणा में V, और अगर ये ml में दे रखा है तो आपको इसको लीटर में बदलना पड़ेगा, और लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दोगे और वो 1000 ऊपर चला जाएगा तो इनटू आ जाएगा
1000 और इसकी इकाई होती है कैपिटल M। तो बच्चों ये लो, ये मोलरता का फाइनल फॉर्मूला आ गया जिसका हम बार बार उपयोग करने वाले हैं। ठीक है, आपने अगर थोड़ा सा गौर किया है तो आपने कुछ रटा नहीं है। आपने कहा जी 1 लीटर विलयन में जितने विलय के मोल घुले होते हैं वो मोलरता कहलाती है, लेकिन शर्त ये जी ताप निश्चित होना चाहिए। फिर आपने कहा कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोल है ना, तो भाई 1 लीटर में अगर 5 मोल घुले हुए हैं तो 5/1 5 एम मोलरता आ गई। 2 लीटर में 10 मोल घुले हुए हैं तो 1 लीटर में कितने आए जी 5, तो फिर 5 मोलरता जो है एम मोलरता आ गई। अगर 4 लीटर में 20 मोल घुले हुए हैं तो 1 लीटर में कितने आए, जो विलय के मोल 20 हैं उसमें विलयन के आयतन 4 का भाग दे दिया तो 5 मोल जो है 1 लीटर में आए, तो वही उसकी मोलरता होगी। तो इससे हमने फॉर्मूला बना लिया, फॉर्मूला बनाया कि भाई मोलरता बराबर होती है विलय के मोल घुले हुए विलय के मोल बटा में विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। तो आपने मोल को NB से प्रदर्शित किया, आयतन को V से प्रदर्शित किया लीटर में, और ये फॉर्मूला बन गया। अब हमें पता है कि विलय के मोल बराबर क्या होता है। मोल बराबर होता है ग्रामों में मात्रा बटा में अणुभार। ग्रामों में मात्रा को WB से प्रदर्शित कर रहे हैं, अणुभार को MB से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला लगा दिया। अब अपनों ने कहा कि NB की जगह WB बटा में MB आ गया। अब V क्या है, V लीटर है, लीटर को मिलीलीटर, अगर लीटर में दिया होता है ये फॉर्मूला लगाना है, मिलीलीटर में दिया है तो 1000 से भाग दे देंगे, 1000 जो है जो भाग देंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो ये फॉर्मूला ये वाला बन जाएगा। ठीक है, ये कब फॉर्मूला 1000 कब लगेगा, जब ये ml में हो। अगर ये लीटर में दे रखा है तो ऊपर 1000 नहीं आएगा, करेक्ट। तो इस तरीके से ये बात करने के बाद में अब इसको देख करके क्या फील हो रहा है, इसको देख करके ये फील हो रहा है, मैंने कहा था कि हम साथ के साथ न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसको देख के क्या फील हुआ, इसको देख के फील हुआ कि यार मोलरता ऐसा न्यूमेरिकल बनेगा। एक तो परिभाषा, मोलरता को परिभाषित कीजिए, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, ठीक है, फॉर्मूला, ठीक है, वो सब बातें हो जाएंगी। लेकिन न्यूमेरिकल बनेगा तो कैसा बनेगा, न्यूमेरिकल बनेगा कि एक तो आपको विलय की ग्राम, ऐसा भी दे सकता है विलय के मोल दे दे, विलयन का आयतन दे दे, मोलरता पूछ ले तो ये वाला फॉर्मूला। अगर आपसे विलय की ग्रामों में मात्रा दे दे, विलय का अणुभार दे दे और आपको जो है विलयन का आयतन लीटर में दे दे तो ये वाला फॉर्मूला। लेकिन अगर आपको विलय की ग्रामों में मात्रा दे दे, विलय का अणुभार दे दे और आपको विलयन का आयतन मिलीलीटर में दे दे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा और मोलरता निकल जाएगी। यस और नो, ठीक है। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होगा, नहीं, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको मोलरता दे दे, अणुभार दे दे, सॉरी ग्रामों में मात्रा दे दे, आयतन दे दे, अणुभार पूछे, हाँ या ना, ऐसा भी हो सकता है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये दे दे, अणुभार दे दे, आयतन दे दे, ग्रामों में मात्रा पूछ ले, है ना। तो आपके पास 4 डिजिट हैं, 4 कौन सी, एक तो मोलरता, एक ग्रामों में मात्रा, एक अणुभार, एक आयतन, 4 चीजें हैं। चारों में से कोई 3 दी जाएगी और एक जो है आपसे पूछ ली जाएगी। तो ऐसा न्यूमेरिकल जो है तिरछा गुणा करके जो है अपने को निकालने होंगे। चलिए एक बात करते हैं, एक क्वेश्चन अपने करते हैं, फिर नेक्स्ट समझेंगे। चलिए लिखो, एक क्वेश्चन आया आपके सामने, ये लिखा हुआ है कि उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट 500 ml विलयन में घुला हुआ है। ठीक है, आप जब भी न्यूमेरिकल करें फटाफट डायग्राम जरूर बना लिया करें। विलयन लेसन मतलब डायग्राम, ये वाला डायग्राम, ठीक है, और कोई नहीं। चलिए आपको ये कहा, ये रहा, ठीक है। आपको यहां पर विलयन जो दे रखा है, विलयन कितना दे रखा है बच्चों, 500 ml विलयन, ये लो 500 ml विलयन दे रखा है, ठीक है। तो विलयन का आयतन हो गया 500 ml और इसके अंदर 5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट घुला हुआ है। तो भैया 5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, ठीक है। और विलयन की मोलरता पूछ ली। अब ग्रामों में मात्रा दे दी, विलयन का आयतन दे दिया। मैंने कहा था 4 चीजें होंगी, 4 में से 3 दी होंगी, एक निकालना होगा। तो अभी आपको कितनी दी, ग्रामों में मात्रा दी है, विलयन का आयतन दिया है और इस फॉर्मूले से हम इसका निकाल लेंगे अणुभार, ठीक है। इस फॉर्मूले से निकाल देंगे अणुभार, तो 3 चीजें आ जाएंगी। पूछा हमसे क्या है, पूछा हमसे जो है उस विलयन के मोलरता की गणना कीजिए, मोलरता हमसे पूछी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर 12वीं में बोर्ड के पूरे नंबर लाने हैं तो हम इस तरीके से लिखेंगे, आंसर इस तरीके से लिखेंगे, इधर ध्यान दे बच्चों, आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि दिया है क्या दिया है कि विलय की ग्रामों में मात्रा, विलय की ग्रामों में मात्रा कितनी दे रखी है बच्चों,
5 ग्राम। आप चाहो तो एक चीज और लिख लो कि विलय की ग्रामों में मात्रा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, WB से, तो ये आ जाएगा 5 ग्राम। देखो बच्चों इस तरीके से जो है ना ये बात जो है ये क्वेश्चन में ये ऐसे लिख लिख करके मैं पहला एक क्वेश्चन समझाऊंगा, बाकी आपको लैंग्वेज अपने आप बनानी है और बाकी क्वेश्चंस को मैं फास्टली जो है उसको कवर करवा दूंगा, ठीक है। चलिए विलय की ग्रामों में मात्रा है जी 5 ग्राम। अब हमें क्या चाहिए, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, ठीक है। अणुभार को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, Mb से, जो कि कैसे निकलेगा, अब आपके पास फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3। यहां पर आपको थोड़ी 11वीं की जरूरत पड़ेगी भाई, क्या कि अगर ये अणुभार ये फॉर्मूला है, अणुसूत्र है, तो अणुसूत्र से आप अणुभार कैसे निकालोगे, क्या करना पड़ेगा, इसके परमाणु भारों को जो है हमें लाना पड़ेगा। क्या है कि सोडियम का होता है जी 23, गुणा में 2 है तो गुणा कर दिया 2, प्लस कार्बन का जो है होता है 12, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, ऑक्सीजन है कितने 3, तो टोटल किया 23 दूना 46 प्लस 12 प्लस 16 तिया 48, ठीक है। अब इसको टोटल कर लो, 8 2 10 और 6 कितना हो जाएगा 16 और 4 1 5 5 और 4 9 9 और 1 10, तो 106 जो है इसका अणुभार आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए, फिर हमें चाहिए बच्चों नेक्स्ट जो है हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है विलयन का आयतन कितना दे रखा है, विलयन के आयतन को किससे प्रदर्शित करते हैं, V से, और वो कितना दे रखा है 500 ml। ये बात बड़ी ध्यान रखनी है कि ये मिलीलीटर में दे रखा है, ठीक है। चलिए अब मैं इसको तो एक बार साफ कर देता हूं। अब हम क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं फॉर्मूला क्या था भाई, मोलरता का फॉर्मूला हमारे पास था M बराबर WB बटा में MB गुणा में V, और V किस में दे रखा है, ml में दे रखा है, तो ऊपर 1000 आएगा कि नहीं आएगा, चेक करो क्या आएगा, 1000 आएगा, क्योंकि इसको लीटर में चेंज करना है, तो ऊपर आएगा 1000, ठीक है। एक चीज और, न्यूमेरिकल अगर करने हैं केमिस्ट्री के अंदर तो सबसे बढ़िया बात होती है कि पहले फॉर्मूला लिख लो, आप पहले फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। आपने फॉर्मूला लिख लिया, अब फॉर्मूले में क्या था, विलय का अणुभार चाहिए है जी, दे रखा है, हाँ जी दे रखा है, सॉरी विलय की ग्रामों मात्रा चाहिए, हाँ जी 5 ग्राम दे रखी है, विलय का अणुभार चाहिए, हाँ जी फॉर्मूले से ये चीज देखो, क्या विलय का अणुभार दिया नहीं होगा, फॉर्मूला होगा, और फॉर्मूले से हम वो अणुभार हमें निकालना होगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला दिया होगा, अणुभार हमें निकालना होगा, तो हमने निकाल दिया 106, ठीक है। विलयन का आयतन चाहिए, हाँ जी चाहिए, तो ये 500 ml दे रखा है, तो करो, क्या किया आपने, किया कि भाई विलय की ग्रामों में मात्रा 5 इंटू में 1000 बटा में विलय का अणुभार 106 गुणा में आयतन जो है वो है 500 ml, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको जब हम काटेंगे पीटेंगे तो ये 500 दूना 1000 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 5 दूना 10 बटा में 106, ठीक है। जब ये भाग दोगे तो आपको पता है कि 0 के बाद पॉइंट लगेगा, फिर एक 0 लगेगी, और फिर आएगा 100 में 106 का भाग दोगे तो ये 9 पर जाएगा, ठीक है। तो ये एक डिजिट निकल जाती है ना, तो ऑब्जेक्टिव में तो पकड़ में आ जाता है उत्तर, लेकिन फिर भी अगर आप इसको निकालना चाहो तो ये आ जाएगा 0.0943 m जो है इसकी मोलरता आ जाएगी। इस प्रकार से जो है हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ये जो है मैंने आपको एक क्वेश्चन इस तरीके से करवाया, आगे वाले क्वेश्चन में ऐसे नहीं करवाऊंगा। आपको पहले क्या करना होता है, पहले फॉर्मूला लिख लो साइड में, फिर फॉर्मूले में देखो कि हमें चाहिए क्या क्या, जो चाहिए क्या वो फॉर्म न्यूमेरिकल में है, अगर वो न्यूमेरिकल में है तो ठीक है, नहीं है तो सोचो कि उसको हम लाएं कैसे। जैसे विलय की ग्रामों में मात्रा थी वो तो 5 ग्राम सीधी दे रखी थी, हमने रख ली, ठीक है। लेकिन विलय का अणुभार कहीं इस न्यूमेरिकल में नहीं दे रखा था, लेकिन फॉर्मूला दे रखा था, तो हम समझ गए कि यार फॉर्मूले से जो है हम अणुभार निकाल सकते हैं, तो फॉर्मूले से हमने अणुभार निकाल कर रख लिया। आयतन चाहिए, आयतन है, दे रखा है तो रख दो बस, ठीक है। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ये आपके पास पहला न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए भाई आगे चलते हैं अब अपने, ठीक है। अब क्या है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने स्पेशल क्वेश्चन डाला है, गौर कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि बहुत जगह ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल को किसी को सॉल्व करने में भी काम में आ जाता है, और वैसे ये इंडिविजुअल जो है ये खुद से भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जल का अपेक्षित घनत्व 1 मानते हुए
शुद्ध जल में H2O की मोलरता की गणना कीजिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, समझ लेना भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है और आंसर भी बड़ा आसान आने वाला है। देखो क्या है कि इसने कहा है कि भाई जल का जो घनत्व है ना, जल का घनत्व जो है वो दे रखा है एक दे रखा है, मतलब 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर दे रखा है, 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। अगर 1 ग्राम प्रति लीटर है, आपको पहले तो देखो, पहले तो आपको ये साइड में ये चेक कर लो, आप फिर बात करेंगे अपन उधर, ठीक है। पहले ये चेक कर लो, आपको क्या चाहिए भाई, मेरे को तो चाहिए मोलरता, मेरे को तो क्या चाहिए, मोलरता। और मोलरता होती है विलय की ग्रामों में मात्रा बटा में विलय का अणुभार और विलयन का आयतन, ठीक है। अगर ये ml में दे रखा है तो ऊपर 1000 आएगा, अगर लीटर में दे रखा है तो 1000 नहीं आएगा। मेरा यही फॉर्मूला है, ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं दे रखा था, इस पूरे क्वेश्चन में एक ही दे रखा था कि घनत्व 1 मानना है, आपने घनत्व कितना मानना है, 1, मैंने 1 मान लिया, 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इस घनत्व से मैं ये डिसाइड कर रहा हूं, मैं ये डिसाइड कर रहा हूं भैया कि भाई 1 ml अगर जल है तो उसका भार है 1 ग्राम, ठीक है। 1 ml का भार कितना है, 1 ग्राम। 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर का मतलब क्या है, 1 मिलीलीटर विलयन का भार कितना है, 1 ग्राम, ठीक है पूरा जल ही। अब अगर ये 2 ml होता तो 2 ग्राम होता, 3 ml होता तो 3 ग्राम होता, ठीक है। तो मैं यूं मान सकता हूं कि 1000 ml जल का जो भार है, जल का जो भार है वो हो जाएगा भाई 1000 ग्राम, ठीक है। 1000 ml, 1 ml का भार 1 ग्राम है, तो 1000 ml का भार कितना होगा, 1000 ग्राम होगा ना, ठीक है। तो हमने इतनी बात रख ली। अब अपने को इस फॉर्मूले से क्या पता लग गया, इस फॉर्मूले से एक बात पता चली। अच्छा एक चीज और देखना, छोटी सी चीज और नोट करो, ये जो 1000 ml जल है, 1000 ml को मैं 1 लीटर लिख सकता हूं ना, एक है ना, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 1 लीटर जल का भार कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 1000 ग्राम, ठीक है। मैंने इस 1000 मिलीलीटर को 1 लीटर लिखी। अब आप देखिए मेरे पास क्या क्या चीजें आ गई। अच्छा एक और चीज नोट कर लो, जल क्या होता है, H2O का अणुभार कितना होता है, अणुभार होता है बच्चों H2O, तो ये है जी हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, 2 है तो गुणा में 2, ऑक्सीजन का होता है 16, 2 एकम 2 प्लस 16 हो गया 18, ठीक है। अब आप नोट करो, इधर देखो, आपके पास क्या चाहिए था, विलय की ग्रामों में मात्रा, जल ही है तो कितने ग्राम है जी, 1000 ग्राम है, ठीक है। विलय का अणुभार कितना आ गया जी, 18 आ गया, और विलयन का आयतन कितना हो गया, 1 लीटर, ठीक है। अगर 1 लीटर आ गया तो ऊपर 1000 आएगा क्या, लीटर आ गया तो 1000 नहीं आएगा, और 1000 अगर नहीं आएगा तो फिर जो है यही हो जाएगा कि 1000 बटा में 18 सॉल्व करोगे 55.5 m जो है इसका आंसर आ जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्यों हुआ, क्योंकि इसमें कुछ नहीं दे रखा था यार, कुछ नहीं दे रखा था, सिर्फ दे रखा था कि अपेक्षित घनत्व जो है 1 मानना है। अपेक्षित घनत्व का मतलब है 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर, ठीक है। ये कह रहा है कि 1 ग्राम प्रति लीटर का मतलब 1 मिलीलीटर का भार जो है 1 ग्राम है, ठीक है। तो अब 1 मिलीलीटर का भार 1 ग्राम है, तो 1000 मिलीलीटर का भार कितना हुआ, 1000 ग्राम। 1000 मिलीलीटर को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 लीटर, तो 1 लीटर का भार कितना हुआ, 1000 ग्राम, मतलब विलयन का आयतन तो है 1 लीटर और विलय की ग्रामों में मात्रा है 1000 ग्राम, और H2O का अणुभार है 18, तो विलय की ग्रामों में मात्रा 1000, विलय का अणुभार 18, विलयन का आयतन लीटर में 1, तो बस अब जो है आपने 1000 में 18 का भाग दोगे तो 55.5 m जो है वो इसकी मोलरता आ जाएगी। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। या आप यूं मान लें, इस बात को क्लियर कर लें कि भाई क्या होता है कि अगर आपको कह दिया जाए कि भाई जल की मोलरता कितनी होती है तो 55.5, ठीक है ना, तो 1 लीटर जल की मोलरता जो है वो 55.5 होती है। ये आप हमेशा के लिए वैसे ध्यान रख लेना, जल की मोलरता। क्लियर, चलिए अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कहा था कि न्यूमेरिकल के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर जितने तरीके के न्यूमेरिकल बनेंगे उन सब पर डिस्कशन हम करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखें कि यूरिया के 0.25 मोलर
विलयन में घुले हुए यूरिया की ग्रामों में मात्रा ज्ञात कीजिए। ग्रामों में मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप एक बार बाकी सब बातें भूल करके एक चीज देखें कि अगर आपको कहा गया कि 0.2 मोलर, मोलर मतलब मोलर लिख दो या सीधा एम लगा दो, ये इकाई है, मोलरता की इकाई है। ठीक है, अब आपको एक चीज आ जाए, एक चीज आ जाए तो बात बन जाएगी। क्या बात बन जाएगी? अगर बच्चों मैं ऐसे कहूं कि कोई विलयन है जी, वो 5 मोलर है, 5 मोलर है, बोलना सीख लो, बस बोलना सीख लो। अगर कह दे 5 मोलर है तो आप कहोगे जी उसके 5 मोल 1 लीटर में घुले हुए हैं, 5 मोल 1 लीटर विलयन में घुले हुए हैं, ऐसा ही तो बोलोगे। अगर कह दे जी 10 मोलर विलयन है, या सीधा ही कह दे कि 10 एम विलयन है, तो मोलरता तो आप जानते हो कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए मोलों की संख्या, तो आप कहेंगे कि जी 10 मोल घुले हुए हैं 1 लीटर के अंदर, हाँ या ना, ऐसे ही तो बोलोगे। तो अब आपको कहा गया कि 0.25 मोलर विलयन है, किसका? यूरिया का। तो इसका मतलब है कि 0.25 मोलर को आप बोलोगे कैसे, वो समझ लो। 0.25 मोलर को आप बोलोगे कि जी 0.25 मोल किसके? यूरिया के 1 लीटर विलयन में उपस्थित हैं। ऐसे ही तो बोलोगे बच्चों, ऐसे ही तो बोलोगे। ठीक है कि भाई इस बात को आप, सिर्फ इस बात को आप एक लैंग्वेज में बोलना सीख लो। ठीक है, अगर क्या कह दिया आपको कह दिया कि 0.25 मोलर, तो आप कहोगे किसके? यूरिया के। तो 0.25 मोल यूरिया के 1 लीटर विलयन में घुले उपस्थित हैं। ठीक है, अब इस यूरिया की ग्रामों में मात्रा पूछिए, यूरिया की ग्रामों में मात्रा पूछिए, तो बस आप ऐसे भी कर सकते हो। 2 तरीके हैं, एक तो सीधा ही कर लो, एक तो तरीका यही वाला है कि सीधा ही कर लो कि आपको पता है कि मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है ग्रामों में मात्रा बटा में अणुभार। ठीक है, मोल बराबर क्या होता है? अभी अभी हमने कहा था कि ग्रामों में मात्रा WB बटा में MB, ये होता है। ठीक है, मोल दे रखे हैं आपको 0.25 और ग्रामों में मात्रा आपको दे रखी ज्ञात करनी है, WB आपको ज्ञात करनी है, और अणुभार आपको चाहिए। अणुभार क्या दे रखा है? यूरिया। यूरिया का सूत्र क्या होता है? यूरिया का सूत्र क्या होता है बच्चों? यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। ये किसका सूत्र है? यूरिया का। ठीक है, यूरिया का सूत्र याद कर लो। देखो, हो सकता है 11वीं हमने बहुत अच्छे से ना की हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह जाती है, लेकिन अब तो मैं बता रहा हूं ना, अब तो याद कर लो। क्या है यूरिया का सूत्र? क्या होता है? NH2CONH2, बीच में CO है, दोनों तरफ NH2 है। इसका अणुभार ज्ञात करोगे 14, 1, 12, 16, 14, 1, तो सारों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 60। ठीक है, तो आपने विलय का अणुभार जो होता है आ गया, यूरिया का अणुभार जो आ गया 60। आपको ग्रामों में मात्रा चाहिए थी WB, तो 0.25 गुणा में कर दोगे 60, तो ये 25 का 150, मतलब आ जाएगा 15 ग्राम। आपको यूरिया की ग्रामों में मात्रा पूछी थी, आपने निकाल दी। ठीक है, मैं कह रहा था कि इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर ये वाला तरीका नहीं समझ में आया तो ऐसे भी कर सकते थे। आप कहते कि M बराबर मोलरता का फॉर्मूला, विलय की ग्रामों में मात्रा, विलय का अणुभार, विलयन का आयतन। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि मोलरता कितनी दे रखी है? 0.25, और ग्रामों में मात्रा आपको ज्ञात करनी है। अणुभार कितना है जी? 60। आयतन कितना दे रखा है? 1 लीटर। मतलब 0.25 मोलर का मतलब 1 लीटर विलयन में ही तो घुला हुआ है। ठीक है, तो लीटर 1, बस वही आ गया कि WB बराबर तिरछा गुणा कर दो, 0.25 को किससे गुणा करोगे? 60 को इधर ले जाओगे तो 60 से गुणा होगा, और गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 15 ग्राम। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये फॉर्मूला आप इस न्यूमेरिकल को ऐसे भी कर सकते हो, और सीधा मोल बराबर ग्रामों में मात्रा बटा में अणुभार। आपको पता लग गया भाई यूरिया के इतने मोल है। ठीक है, तो सीधा मोल बराबर ग्रामों में मात्रा बटा में अणुभार करके भी आप निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये वाला न्यूमेरिकल भी हो जाएगा। चलिए एक चीज और आ जाओ, आप एक चीज और आ जाओ, ये भी बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, ये वाला न्यूमेरिकल भी जबरदस्त है भाई। देखो क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है, पिछले वाला न्यूमेरिकल अगर सीख गए तो चल रहे हैं आगे अपने। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 20%, ये जली नहीं है, जलीय है, जलीय
जलीय KI का विलयन का जो घनत्व है वो 1.202 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। तो KI की मोलरता की गणना कीजिए। ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो जो चीज बस जो गणना करनी, क्या था, मोलरता की गणना कीजिए। तो मैं सबसे पहला काम मैं कर रहा हूं, सबसे पहला काम कर रहा हूं कि मोलरता का फॉर्मूला लिख रहा हूं। मोलरता का फॉर्मूला क्या है, बार बार मैं लिख रहा हूं, विलय की ग्रामों में मात्रा, विलय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन। एक ही क्लास के अंदर एक ही फॉर्मूला मैं 20 बार लिख रहा हूं। तो बच्चों आप अगर जरा सा ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आप तक वो फॉर्मूला अच्छे से रट जाना चाहिए। ये फॉर्मूला बहुत बार लिख दिया ना मैंने, ठीक है। और अगर ये ml में है तो ऊपर आएगा 1000, बस इतना ये फॉर्मूला है। अब मैं शुरू करता हूं कि मेरे पास है क्या क्या, मेरे पास दिया क्या क्या है और चाहिए क्या क्या। ठीक है, दिया है तो कह रहा है कि 20% जलीय KI का विलयन दे रखा है। देखो 20% जलीय 20% जलीय KI दे रखा। ठीक है, 20% जलीय KI का मतलब क्या हो गया, KI विलयन। इसका मतलब क्या हो गया, प्रतिशत वाली क्लास, प्रतिशतता वाली क्लास हमने देखी थी ना। तो इसका मतलब क्या होता है, 100 में से, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 में से। इसका मतलब ये हो गया कि 20 ग्राम KI, 20 ग्राम KI जो है वो 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है, 100 ग्राम विलयन में। ठीक, ये बात होगी। अच्छा, अब ये क्या हो गया कि 20 ग्राम KI, कि आपके पास जल में KI घुला हुआ है, तो KI हमारे पास क्या है, विलय। तो विलय की ग्रामों में मात्रा आ गई। अगर आप इसको गौर से देखो तो एक चीज आ गई आपके पास, क्या, WB आ गया है। WB कितना आ गया है, 20 ग्राम आ गया। ठीक है, तो आपके पास KI की जो ग्रामों में मात्रा आ गई 20 और विलयन की ग्रामों में मात्रा आ गई 100 ग्राम। लेकिन फॉर्मूले में विलयन की ग्रामों में मात्रा हमें कहीं नहीं चाहिए। ठीक है, हमारे पास तो एक ही चीज आई है अभी तक, वो क्या आई है, WB। अब दूसरा देखते हैं अपने को क्या चाहिए, अणुभार। तो अणुभार भी चाहिए अपने को। अणुभार अपने पास क्या चाहिए कि विलय का अणुभार, अणुभार क्या चाहिए, MB। क्या चाहिए, MB। कैसे निकलेगा, K और I के परमाणु भारों को जोड़ दो। ठीक है, तो ये लगभग होता है कि 39, KI पोटेशियम का तो होता है 39 और आयोडीन का होता है अपने, टोटल जो आएगा वो इसका आएगा 166। तो इसका मतलब ये हो गया जी 7 और 127। ठीक है, आयोडीन का परमाणु भार होता है 127, पोटेशियम का होता है 39, दोनों को योग किया कितना आ गया, इसका अणु भार कितना आ गया, 166। तो WB का मान आ गया कितना, 20 ग्राम, और MB का मान आ गया 166। अब हमारे को विलयन का आयतन चाहिए, विलयन का आयतन चाहिए। अब मुझे बताओ इस फॉर्मूले को, इस पूरे न्यूमेरिकल को हल करके देखो और मुझे बताओ क्या कहीं विलयन का, इस न्यूमेरिकल को पढ़ के बताओ क्या कहीं विलयन का आयतन दे रखा है, कहीं भी विलयन का आयतन नहीं दे रखा। ठीक है, ये घनत्व दे रखा है, ठीक है, लेकिन विलयन का आयतन नहीं दे रखा। लेकिन अगर घनत्व दिया हुआ है ना, हमने यही कहा था कि भाई अब पहले हमें न्यूमेरिकल फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले में जो दिया है वो लिख लेंगे, फिर देखेंगे जो दिया है वो तो रख लेंगे, जो नहीं दिया वो सोचना है कि कैसे निकलेगा। अब हमें विलयन का आयतन चाहिए, लेकिन पूरे न्यूमेरिकल में कहीं विलयन का आयतन नहीं दे रखा, लेकिन घनत्व दे रखा है। ये बढ़िया चीज है। अगर घनत्व दिया हुआ है तो घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। लेकिन ये गौर करना, ये पूरा का पूरा क्या है, घनत्व भी विलयन का है, द्रव्यमान भी विलयन का है और आयतन भी विलयन का है। ठीक है, तो हमारे पास घनत्व कितना दे रखा है, घनत्व दे रखा है जी 1.202। ठीक है, द्रव्यमान कितना दे रखा है, विलयन का द्रव्यमान कितना दे रखा है, देखो 20% से हम समझ गए थे कि विलयन का द्रव्यमान कितना है, 100 है, तो हमने ये रखा 100। ठीक है, और विलयन का आयतन हमें चाहिए था तो हमने ये रख दिया। अब हमने V रखा, V बराबर 13 गुणा किया तो 100 बटा में 1.202, ये ग्राम प्रति मिलीलीटर है, तो ये जो आयतन आएगा वो किसमें आएगा, मिलीलीटर में आएगा।
ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे पास आयतन आ गया। क्या मजेदार बात चल रही है ना, क्या मजेदार बात चल रही है कि हमने फॉर्मूला क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में फॉर्मूला रखा, फॉर्मूले में देखा कि हमें विलय की ग्रामों में मात्रा चाहिए लेकिन कहीं नहीं दे रखी, लेकिन यहाँ पे 20% दे रखा था, तो उससे समझ गए कि भैया 20 ग्राम घुला हुआ है 100 ग्राम में। ठीक है, 100 के 20 ग्राम विलय घुला हुआ है 100 ग्राम विलयन में, ये समझ गए। अच्छा, तो फिर हमें क्या चाहिए था, फिर हमने 20 ग्राम विलय का ग्रामों में मात्रा आ गई। ठीक है, फिर हमें विलय का अणुभार चाहिए था, तो के आई के फॉर्मूले से, अणुभार फॉर्मूले से निकलना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 166। अब कोई कहे मुझे याद नहीं, तो याद करो भाई, याद करो। ठीक है, जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे याद करो। फिर हमें चाहिए था विलयन का आयतन नहीं था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि घनत्व था। घनत्व होता है द्रव्यमान बटा में आयतन, घनत्व दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, आयतन चाहिए था, तिरछा गुणा करके हमने निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए जी, मोलरता। तो अब हम मोलरता के फॉर्मूले में इसका मान रख लेते हैं। मान रखो भाई, क्या मान रखेंगे हम, मोलरता बराबर विलय की ग्रामों में मात्रा 20, विलय का अणुभार 166, विलयन का आयतन कितना है जी 100 बटा में 1.202। ठीक है, और ये ml में है, ml में है तो लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे और वो 1000 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, देखें ये भी वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ये आ जाएगा 20 गुणा में 1000 गुणा में 1.202। इसको मैं अच्छे से लिख दूं, 1.202 बट्टा में कितना आ गया 166 गुणा में 100। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको काटो भाई, काटो। कैसे काटोगे, ये 100 से 2 जीरो काट। ठीक है, अब क्या बचा, और बस कुछ नहीं, अपने ये जो है ये कर लो, ये 2 पॉइंट उड़ा करके, ये पॉइंट उड़ा करके, और ये वाले 0 और ये वाले 0 काट दो। ठीक है, तो अब आपको ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको m बराबर आ जाएगा 2 गुणा में 120.2 बटा में 166 बटा में 166। ठीक है, अब इसको हल करना है, हल कर लेना। ये 240 में 166 का भाग देना है, 240 में 166 का भाग देना है। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो जो है आपके पास ये लगभग आ जाएगा 1.44 m। आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व भी करके देखना। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये बात भी हमारे पास गई बन। चलिए, इसके अंदर, इस न्यूमेरिकल के अंदर, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल जो है वो आप गौर करना, मैं सिर्फ वो न्यूमेरिकल नहीं सिखा रहा, मैं तरीका सिखा रहा हूं। ठीक है, आपने इसके अंदर क्या देखा कि कई बार ऐसा भी होगा कि ना ग्रामों में मात्रा दी होगी, ना आयतन दे रखा होगा, ना अणुभार दे रखा होगा, कुछ भी नहीं दे रखा होगा। इस न्यूमेरिकल में कुछ नहीं दे रखा था, लेकिन फिर भी निकला। कैसे निकला, इस 20% से ग्रामों में मात्रा निकल गई, और KI से अणुभार निकल गया, और घनत्व से आयतन निकल गया, उसको रख करके आंसर निकला। ये बात समझ में आई। ठीक है, तो ये बड़ी बात थी। चलिए अब आओ नेक्स्ट। यहां तक हमारे इस चैप्टर का एक पार्ट जो है, जो पहला फॉर्मूला था, उस पर जितने भी न्यूमेरिकल अपने बनते थे वो सारे के सारे न्यूमेरिकल करके देख लिए। लेकिन अब मैं आपको एक नया फॉर्मूला सिखाने जा रहा हूं। नया फॉर्मूला बच्चों, कई बार क्या होगा कि आपके पास विलयन का कर दिया जाया करेगा तनुकरण, डायल्यूशन कर दिया जाएगा, तब फॉर्मूला क्या होगा। गौर करना, मैं डायग्राम जो बना रहा हूं उस डायग्राम की बड़ी वैल्यू है, डायग्राम की बड़ी वैल्यू है। ठीक है, क्या डायग्राम मैंने बनाया कि ये मेरे पास, चलिए मैं डायग्राम इसी से बनाता हूं कि ये मेरे पास एक विलयन है। ठीक है, ये मेरे पास एक जी है विलयन। गौर करना, नया फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, और कब वो फॉर्मूला यूज होगा, उस पर कैसा न्यूमेरिकल आएगा, वो बात करने जा रहे हैं हम। ये मेरे पास क्या है जी, एक विलयन है, और उस विलयन की जो मेरे पास मोलरता है वो m1 है, और इसका आयतन जो है वो v1 है। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूं बच्चों, इसके अंदर मैं बाहर से एक पात्र है, और उसमें बाहर से मैं इसके अंदर क्या मिला देता हूं, पानी मिला देता हूं। ये मेरे पास पानी था, और ये पानी मैंने इसके अंदर, चलिए ठीक है, तो ये विलयन पहले से तनु हो गया, और अब एक नया विलयन बन गया।
अब एक पहला जो विलयन था उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, पानी मिला दिया, पानी मिला दिया तो ये मेरे पास नया विलयन बन गया। पहले आयतन, ये इसकी मोलरता अब कितनी होगी, M2 होगी, और आयतन कितना हो गया, V2 हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जो होंगे इसका जो फॉर्मूला बनेगा, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा M1V1 बराबर M2V2। ओ हो, बहुत शानदार फॉर्मूला आ गया, क्योंकि इस फॉर्मूले में क्या हुआ करेगा, कहेगा जी एक विलयन है, उसकी मोलरता इतनी है, उसका आयतन इतना है, और उसके अंदर इतना पानी डाल दिया। अब बताओ विलयन की मोलरता कितनी होगी, हैं? तो अब आपने को क्या हो गया, अब अपने पास एक विलयन की पहले तो मोलरता दे देंगे, आयतन दे देंगे, पानी मिला दिए तो अगला आयतन भी निकल जाएगा और मोलरता पूछेगा अगले विलयन की, जो नया विलयन बन गया तो M2 पूछा करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन अपने सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आ जाएगी बात। ये कह रहा है जी, कहता है कि ये देखो, ये कह रहा है कि ये एक विलयन है, ठीक है, और उसका आयतन कितना दे रखा है, उसका आयतन 30 ml, ml का मतलब मिलीलीटर, ठीक है, तो उसका V1 आयतन दे रखा है जी 30 ml, ठीक है, और 0.5 मोलर है, 0.5 मोलर, तो इसका मतलब M1 दे रखा है कितना, 0.5 मोलर, मोलरता भी दे दी। अब वो कह रहा है कि को 5 मोलर H2SO4 को 500 मिलीलीटर तनुकरण करने पर, अब इसको इसके अंदर कहता है पानी मिला दो, और पानी मिला करके जो नया विलयन मिलाओगे, पानी मिलाओ इसके अंदर, पानी मिलाना है, ठीक है, पानी मिला करके ये विलयन बना दिया, और इसका आयतन कितना कर दो, 30 ml से बढ़ा करके कितना कर दो, V2 कितना कर दो, 500 ml कर दो। कहता है इतना पानी मिला दो कि इसका आयतन कितना हो जाए, 500 ml हो जाए। ठीक है, अब इसका M2 जो है, अब जो विलयन बन गया, कहता है तनुकरण करने पर बने विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, मतलब M2 का मान ज्ञात। हाँ या ना, अब समझ में आ गई बात। तो अब ऐसे जगह आपको पता ही है कि जब पानी मिलेगा तो M1V1 बराबर M2V2 का फॉर्मूला लगेगा। अब आपको M2 चाहिए, M2 चाहिए, तो आप कहेंगे कि M1V1 में तिरछा गुणा करके V2 का भाग दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब M1 क्या था, M1 था 0.5, ठीक है, V1 कितना था 30, ठीक है, फिर आपके पास बटा में V2 कितना हो गया, V2 हो गया जी 500, ठीक है, बस इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास जो है, आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बस इसको पॉइंट हटाओगे, ये 0 हट जाएगी, 15 में 500 का भाग दोगे, 15 में 500 का, भाई ये देखो आपको गणना तो आनी चाहिए, ठीक है, तो 0.03 m जो है वो इसकी मोलरता आ जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब लगेगा ये बात समझनी जरूरी है, तब लगेगा जब पानी मिलाया जाएगा। क्लियर, चलिए अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, एक और आपको फॉर्मूला सिखाता हूं और उसके बाद एक न्यूमेरिकल और होगा। ठीक है, इस बार क्या कर रहे हैं, इस बार ये कर रहे हैं कि अगर अगला तरीका देखो, स्टार डाल करके मैं कह रहा हूं कि एक ही पदार्थ के दो विलयन आपस में मिलाने पर, अब जो है, अब फॉर्मूला अलग तरीके से काम करेगा। इधर ध्यान दें, ये कह रहा है कि भैया ये जो है एक विलयन रहा और ये दूसरा विलयन रहा। ठीक है, एक ही पदार्थ के हैं, पदार्थ दोनों में एक ही घुला हुआ है, एक ही पदार्थ घुला हुआ है। ठीक है, देखो इसके अंदर भी यही पदार्थ है और इसके अंदर भी यही पदार्थ, दो विलयन है। ठीक है, लेकिन इसकी जो मोलरता है, वो है M1 और आयतन है V1, इसकी मोलरता है M2 और आयतन है V। कहता है इन दोनों को आपस में मिला दो, मिला करके अब जो नया विलयन बन गया वो ये वाला है। ठीक है, और इसके अंदर जो ये दोनों को मिला करके जो विलयन बन गया वो ये वाला बन गया। ठीक है, इसकी मोलरता है M3, मोलरता कितनी है M3, क्योंकि दोनों को मिलाओगे तो मोलरता चेंज हो जाएगी ना। लेकिन अब जो आयतन बन गया जिसको हम V3 कहेंगे, वो इन दोनों के आयतन, दोनों को आपस में मिलाए तो दोनों का आयतन, मान लो ये 20 है, ये 30 है, दोनों को मिलाए तो ये कितना हो गया 50। ठीक है, तो आप क्या कर देंगे कि यहां पर ये जो है इसको आप कर देंगे, ये हो गया जी V1 और प्लस में V2, ये V3 आ जाए।
ठीक है। अब क्वेश्चन क्या हुआ करेगा, क्वेश्चन इस प्रकार से हुआ करेगा कि इतनी मोलरता का इतना आयतन, इतनी मोलरता का इतना आयतन का दो विलयन थे, आपस में मिला दिया तो बने हुए विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ऐसा न्यूमेरिकल आ सकता है, हाँ या ना? चलिए जवाब दो भाई, क्या ऐसा क्वेश्चन बन सकता है ना? तो इसका क्वेश्चन, इस ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन देखो, फिर उसको सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है कि भैया ये वाला क्वेश्चन देखिए, 0.5 ml HCl के 20 ml विलयन, ये एक्चुअली क्या है, ये रॉन्ग टाइप हो गया, इसको जो है ये m है, ml नहीं है m। 0.5 m HCl के 20 ml तथा 0.3 m HCl के 30 ml विलयन को मिलाने पर परिणामी विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। डायग्राम का बड़ा रोल है। अगर आप चित्र बनाना जान गए, आपको बनाना जो पूछा गया है उसको बनाना जान गए, तो आपको पता लग जाएगा फॉर्मूला क्या लगेगा। अभी आप यूं सोच सकते हो कि अरे यार ये मिलाने वाला क्वेश्चन है, तो मिलाने वाला है तो m1v1 बराबर m2v2 वाला फॉर्मूला लगा लेंगे ना भाई। पहले देख तो लो क्या करना है, पहले देखो क्या करना है। ये करा है आपने इस तरीके से कि भाई एक विलयन है और दूसरा विलयन, दोनों ही विलयन किसके हैं, HCl और HCl के। ये भी लिख लेना अंदर, दोनों में लिख लोगे तो पता लग जाएगा भाई एक ही पदार्थ के हैं कि नहीं है। एक पदार्थ के नहीं है तो ये चीज नहीं लगेगी, होएगा नहीं क्वेश्चन ही फिर तो, ठीक है ना। अलग अलग पदार्थ होंगे तो ये बात नहीं बनेगी, सेम पदार्थ होने चाहिए। तो इसलिए आप यहाँ पे डॉट डैश लिखने की बजाय लिख लो कि कौन सा विलयन है भाई, HCl है दोनों में, ठीक है। इसकी मोलरता M1 जो है वो आपको दे दी 0.5 m और V1 दे दिया कितना, 20, हाँ या ना। दूसरा कहता है तथा 0.3 m, किसका मतलब है मोलरता दे रखी है, m का मतलब मोलरता है, M2 कितना दे रखा है 0.3, HCl के 30 ml मतलब आयतन दे दिया, V2 कितना दे दिया 30 ml को मिला दो। मिला करके जो विलयन बना है, मिला करके जो विलयन बना है, ये वाला जो विलयन बना है, इसकी कहता है कि M3 की गणना परिणामी विलयन की मोलरता क्या होगी। लेकिन आपको ये पता है कि V3 बराबर है V1 प्लस V2, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि भैया एक ही पदार्थ के दो विलयन मिलाए जा रहे हैं। तो सर ने यहां समझाया था कि एक ही पदार्थ के दो विलयन जब मिलाए जाएंगे तो फॉर्मूला जो लगेगा यहां पर वो इस प्रकार से लगेगा कि ये हो जाएगा M3 बराबर M1v1 प्लस M2v2 M2v2 और डिवाइड बाय आ जाएगा V3, या मैं इसको V3 ना लिख करके लिख देता हूं V1 प्लस V2, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है बच्चों। तो कब लगेगा ये वाला फॉर्मूला, जब एक ही पदार्थ के दो विलयनों को आपस में मिलाया जाएगा, ठीक है। तो अब ये वाला फॉर्मूला अपने अप्लाई करते हैं। अप्लाई करें तो कैसे अप्लाई करेंगे, ये इस तरीके से अप्लाई करेंगे कि आपने कहा M3 बराबर ये होता है जी M1v1 प्लस M2v2। ये कब लगा रहा है, अगर ये ऐसा होता कि इसमें पानी मिलाया जा रहा होता तो आप M1v1 बराबर M2v2 का फॉर्मूला लगाते, लेकिन पानी नहीं मिलाया जा रहा, दो विलयनों को आपस में मिलाया जा रहा है। तो ये लो, ये आपके पास हो गया M3 और ये V1 प्लस ये भी आएगा, ठीक है। तो अब M1 कितना है, M1 है जी 0.5 और V1 गुणा में है कितना है 20 और प्लस में M2 कितना है, M2 है जी 0.3 और गुणा में V2 कितना है 30 और बटा में V1 प्लस V2, V1 कितना है 20 और प्लस V2 कितना है 30, सॉल्व कर लो बस, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और ये आ जाएगा 1 और प्लस में 3 तिया 9 और ये अपने पास आ जाएगा, मतलब ये 10 और ये आ जाएगा 9 बटा में 50, तो ये आ जाएगा 19 बटा में, ठीक है। तो अब इसको आप जो है वो सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 19 बटा में 5 को आप सॉल्व करोगे तो 0.38 m जो है इसका आंसर आ जाएगा। 19 में 50 का भाग दे लेना बस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 3 15 3 पे जा रहा है,
केमिस्ट्री में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, उसका पहला पॉइंट निकाल लिया करो, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो, 19 5 गुणा में 10, ठीक है। अब 19 में 5 का भाग दे दो, 5 दिए 15, ठीक है। कितना आया 3, ये 10 तो बटा में चल नहीं दो, आप सिर्फ 19 में 5 का भाग दे रहे हो, 5 दिए 15, कितना बचा 4, फिर ऊपर से 0 उठाई, फिर क्या आ गया 40 हो गया, तो 5 8 40, ठीक है। तो अब आपने जो 10 का जो चल ही रहा था, तो आपने 10 का जो है वो भाग दे दिया, तो ये जो है आपके पास, ठीक है, ये यहां से जो है पॉइंट यहां आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है भाई। तो एक्चुअली यहां पर ये 100 से भाग, तो ये इस तरीके से जो है अपने आंसर निकाल लेंगे, क्लियर। तो ये भी न्यूमेरिकल आपने 2 चीजें यहां पर आपने सीखी है। क्या क्या सीखा कि एक तो पानी मिलाया जाए, पानी मिला दिया जाए, तब तो ये वाला फॉर्मूला विलियन के अंदर क्या कर दिया जाए, पानी मिला दिया जाए ऊपर से, तो M1V1 बराबर M2V2 का फॉर्मूला ले लगेगा। लेकिन अगर एक ही पदार्थ के 2 विलियनों को आपस में मिला दिया जाए, तो जो है वो M3 बराबर M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 का फॉर्मूला लगेगा। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बात है। एक अंतिम बात, आज की क्लास फिनिश। एक अंतिम बात मैं बता रहा हूं कि जो मोलरता है, मोलरता पर ताप का प्रभाव, मोलरता पर ताप का प्रभाव, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा जाता है। गौर करो, इधर गौर करो भाई। क्या है कि पहले तो मोलरता का फॉर्मूला फिर मैं एक बार लिख दूं कि ये है जी WV बटा में MV इंटू में V, इंटू में V। V क्या है, आयतन है, V क्या है, आयतन है, ठीक है। तो पहला प्रश्न तो, क्या मोलरता ताप से प्रभावित होती है? आंसर आएगा हाँ, कि मोलरता जो है वो ताप से प्रभावित होती है। यस, ताप से प्रभावित होती है। क्यों प्रभावित होती है? क्योंकि मोलरता में आयतन पद प्रयुक्त होता है, आयतन पद प्रयुक्त होता है। देखो ये आयतन वर्ड, आयतन आ रहा है ना, तो जिसमें आयतन आएगा वो ताप से प्रभावित होगा, क्योंकि आयतन जो है ताप बढ़ाने पर फैलता है, ताप घटाने पर कम होता है। तो इसका मतलब ताप से आयतन अगर बदल रहा है, V अगर बदल रहा है, तो M बदलेगा ही बदलेगा। क्लियर होगी बात। और दूसरी बात कि अगर ताप बढ़ाओगे, ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो मोलरता घटेगी, क्योंकि ये बटा में है, ठीक है ना। तो ताप बढ़ाने पर आयतन V जो है वो बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो मोलरता जो है वो घटेगी, मोलरता जो है वो क्या होगी बच्चों, घटेगी। तो आपके पास ये बहुत बार पूछा जाता है कि मोलरता पर ताप के प्रभाव को समझाइए, तो आप कहेंगे कि मोलरता ताप से प्रभावित होती है। ये लिख लेना कि मोलरता ताप से प्रभावित होती है। हाँ जी, यस होती है, ठीक है। और क्यों होती है? क्योंकि इसमें आयतन पद प्रयुक्त होता है। और फिर आप कहेंगे क्योंकि ताप बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो मोलरता घटेगी, ठीक है। और वैसे भी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कहा जाएगा कि ताप बढ़ाने पर मोलरता बढ़ेगी, घटेगी, अप्रभावित रहेगी, पहले घटेगी फिर बढ़ेगी, ऐसे करके को 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपने कहना है कि ताप बढ़ाओगे तो मोलरता घटेगी, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से जो है मोलरता पर ताप के प्रभाव को भी हम समझा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बच्चों आज की क्लास रही हमारी मोलरता की, और हर तरीके का न्यूमेरिकल, हर तरीके की बात आज के इस क्लास में हमने की है। अगर आपको बढ़िया लगी है तो कमेंट करके बताओ भी यार कि आपको कैसा लग रहा है, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। और साथ में वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताया करो मुझे, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि डे बाय डे मैं वीडियोस डाल रहा हूं। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहो, गुड लक।